हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस। हम सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम मैथमेटिक्स में ये मान के चलिएगा नियर अबाउट लगभग 5 to 10 क्वेश्चन यानी मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन तक सीक्वेंस और सीरीज़ यानी इनफाइनाइट सीरीज़ के क्वेश्चंस हम लोगों के पेपर में आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पे डिस्कस करेंगे। ये मान के चलें सीक्वेंस से कम 2 से 3 प्रॉब्लम्स होती हैं और मिनिमम 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक हमारे सीरीज में बनते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहली चीज़ है सीक्वेंस। तो व्हाट इज द सीक्वेंस, क्या होता है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कई बार ये पेपर में पूछा गया है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन। सीक्वेंस हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। अब सिंपल सी बात है बेटा, फंक्शन है तो इसमें डोमेन और रेंज भी होगी। विद डोमेन, इसका जो डोमेन होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो रेंज होती है वो हमारी रियल नंबर होती है। ठीक है, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिनोटेड एंड डिफाइन एज, ये हमारा एफ सच दैट एन टेंड्स टू आर, यानी एन बी द नेचुरल नंबर एंड आर बी द रियल नंबर, यानी ये हमारा डोमेन होगी और ये क्या होगी? ये रेंज होगी। ठीक है, यानी हम किसी भी सीक्वेंस में सिर्फ नेचुरल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं और रिजल्टेंट जो भी आएगा दैट्स बी द रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक देखिए क्वेश्चन पर्टिकुलर कई बार ये आया है, इसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। पहला ये कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है, पहली चीज़। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका डोमेन क्या होगी, तो डोमेन कितनी होती है? नेचुरल नंबर। रेंज कितनी होती है? रियल नंबर। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सच दैट एन टेंड्स टू आर। एग्जाम्पल की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड एंड डिफाइन एज, इसको हम लोग डिनोटेड एंड डिफाइन कह चुके हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे एक्स एन से, और ये x1 x2 डैट डैट एक्स एन होता है। और भी अगर देखें तो n है हमारा, तो n होगा 1 2 3 अप टू n तक। n स्क्वायर होगा तो ये होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। हम 1/n भी लिख सकते हैं, तो 1/2 1/3 एंड अप टू 1/n तक। ऐसे ही -1 पावर n भी आप एक सीक्वेंस है, ये -1 +1 -1 ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारे सभी सीक्वेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है, पहली चीज़। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर और रेंज कितनी होती है? रियल नंबर होती है। क्लियर है भाई ये? ठीक, चलिए इसके बाद देखिए इसमें 2 चीज़ें आती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और यहीं से हम लोगों का सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आती है इसकी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। तो ये हमारे 2 तरीके के होते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है बाउंडेड सीक्वेंस और सेकंड होता है अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, बाउंडेड सीक्वेंस भी हमारा 2 टाइप का होता है, इसको भी हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाउंडेड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है अपर बाउंडेड या एक होता है दूसरा लोअर बाउंडेड। तो इसको भी हम लोग 2 टाइप से, देयर आर आल्सो 2 टाइप्स ऐसे कह देते हैं कि देयर आर आल्सो 2 टाइप्स
ए नंबर से इसको हमने कह दिया ये हमारा अपर बाउंडेड, इसको कह सकते हैं अपर बाउंडेड, या इसी को दूसरे शब्दों में बाउंडेड एबव। ठीक है, ये हमारा बाउंडेड एबव को हो या अपर बाउंडेड सीक्वेंस को हो। देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें कि फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन सच दैट ए वैल्यू कैपिटल एम इस तरीके से हो कि एक्स एन, ठीक है, लेस देन आर इज इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एम। अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी एक वैल्यू कैपिटल एम से हमेशा क्या हो, छोटा हो या इक्वल हो, यानी एम उस सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू हुई, तो ये हमारा उसका क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ ना। तो ये हमारा कैसा है, अपर बाउंडेड सीक्वेंस है। सिंपल सी बात है कि ये अपर बाउंडेड है, इससे बड़ी इसकी वैल्यू यानी बाउंड्री इससे बड़ी नहीं है। बाउंड्री का मतलब जो बंधा हुआ हो, है ना, जो किसी दो वैल्यू के बीच में सिर्फ झूल रहा हो, एक मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो अलग बात है। खैर यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यानी अपर बाउंडेड की, तो ये कैपिटल एम हमारा क्या होगा, अपर बाउंड होगा। एंड आप लिख सकते हैं एंड कैपिटल एम इज कॉल्ड अपर बाउंड। ठीक, ये हमारा अपर बाउंड ऑफ एक्स एन है। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में सुप्रीमम भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड सुप्रीमम। ये हमारा क्या होता है, इसको सुप्रीमम भी आप कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड, ये इसकी सुप्रीमम वैल्यू है। सुप्रीमम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो उसकी क्या कहलाती है, सुप्रीमम होगी, और ये अपर बाउंड में पॉसिबल होगा। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें, अभी पीछे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे, उनमें से अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारा जो 1/n था, ये देखिए अपर बाउंड को डिफाइन करता है। 1, 1/2, 1/3, लगातार ऐसे ही वैल्यू घटती चली जा रही है। आप देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो 1 बी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, 1 से बड़ी इस सीक्वेंस में वैल्यू नहीं संभव है, वो अलग बात है, ये लोअर बाउंड भी है, वो बात की बात। फिलहाल हम अपर बाउंड की बात करें तो यहाँ पे अपर बाउंड ये हमारा कैसा है, ये अपर बाउंडेड है। और अपर बाउंडेड किसके द्वारा है, कैपिटल एम इक्वल टू यहाँ पर 1 है, यानी इसका सुप्रीमम वैल्यू भी एक तरीके से 1 होगी। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है लो, और भी एग्जाम्पल है, तमाम आप लिख सकते हैं। जैसे मैं सपोज दैट माइनस का एन है, आप देखिएगा बेटा -1, -2, माइनस डॉट डॉट -n। आप देखें इसकी मैक्सिमम मिनिमम का कोई पता नहीं, मालूम नहीं कहाँ तक जाएगा। आप जितनी वैल्यू रखते जाएंगे लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, घट रही है। लेकिन ये पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, -1। ठीक, तो ये भी हमारा कैसा है, अपर बाउंड है। ठीक, और किसके द्वारा अपर बाउंड है, यहाँ पर m की वैल्यू कौन सी है, -1, यानी -1 के द्वारा ये अपर बाउंडेड है। क्लियर है। ठीक, चलिए इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोगों का आता है लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। यहाँ से इसको हटा देते हैं। और लोअर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बी नंबर पे कह सकते हैं लोअर बाउंडेड या बाउंडेड बिलो, इसको हम लोग बाउंडेड बिलो भी कह सकते हैं। ठीक, और लोअर बाउंडेड सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। देखिए बेटा लोअर बाउंडेड या बाउंडेड बिलो में भी ऐसे ही मानेंगे कि फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन, ठीक, लेट ए वैल्यू स्मॉल एम, मैंने स्मॉल एम एक वैल्यू टेक की, और स्मॉल एम इस तरीके से है कि सच दैट स्मॉल एम इज लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी स्मॉल एम का मान उस सीक्वेंस के हर टर्म से क्या होगा, छोटा होगा। आप सीक्वेंस को जब ओपन करेंगे तो उस सीक्वेंस के जब टर्म बाय टर्म आप ओपन करेंगे तो स्मॉल एम क्या है, उस सीक्वेंस की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी वो बाउंड्री हो गई, है ना। कैसी बाउंड्री, लोअर बाउंड्री। ठीक, तो ये हमारी लोअर बाउंड्री जो है वो क्या है, स्मॉल एम है। ये इज आल्सो कॉल्ड
इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और भी एक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन्फिमम, ठीक, ऑफ एक्सेल, यानी सीक्वेंस की ये सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको हम लोग लीस्ट वैल्यू जिसको कह सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती, इन्फिमम वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, ठीक। तो ये हमारा इन्फिमम होगा ऑफ सीक्वेंस। और इसके लिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप देखिएगा, जैसे n था बेटा 1 2 3 अप टू n तक, आप देखें इस सीक्वेंस में जो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी स्मॉल m का काम कौन कर रहा है, 1। बाकी देखिए लगातार इंक्रीज हो रही वैल्यू, मालूम नहीं कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये पता है कि इसकी लोअर बाउंड्री मालूम है कि ये 1 से कभी कम नहीं हो सकता। क्लियर है। खैर देखिए यहाँ से इसका स्मॉल m ये हमारा लोअर बाउंडेड है, इज बाउंडेड बिलो कह सकते हैं, ये हमारा बाउंडेड बिलो है, ठीक। और किसके द्वारा बाउंडेड है, सॉरी +1 के द्वारा, यानी इसकी लोअर बाउंड्री जो है यानी इन्फिमम वैल्यू वो हमारी 1 है। और भी हो सकता है, आप देखिएगा जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिएगा -1 टू पावर n था, मैंने लिया था, आप देखें तो ये हमारा -1 +1 -1, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। तो ये लोअर बाउंडेड भी है और अपर बाउंडेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक सीक्वेंस है जो सिर्फ अपर बाउंडेड है तो अपर बाउंडेड ही होगा, लोअर भी हो सकता है, या लोअर बाउंडेड है तो सिर्फ लोअर ही होगा, अपर भी हो सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक। ये हमारा बोथ साइड बाउंडेड है, यानी लोअर बाउंडेड भी है एंड अपर बाउंडेड है, इज बोथ साइड बाउंडेड। ये हमारा कैसा है, बोथ साइड बाउंडेड हो गया है। स्मॉल m की वैल्यू अगर देखें तो -1 है एंड कैपिटल M की वैल्यू कहेंगे तो +1। तो ये हमारा बोथ बाउंडेड है, यानी इन्फिमम -1 है और सुप्रीमम इसका कितना होगा बेटा, +1 होगा। क्लियर। तो ये तो हो गए बाउंडेड। अब बेटा एक हमने लिखाया है अनबाउंडेड सीक्वेंस, सिंपल सी बात है, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, है ना, जिस पे कोई रोक टोक ना हो, मालूम नहीं कहाँ तक जाए, है अपर में भी पता नहीं, लोअर में भी पता नहीं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो अब भाई देखिए अनबाउंडेड सीक्वेंस का क्या मतलब है, सिंपल सी डेफिनेशन है अनबाउंडेड की। अगर अनबाउंडेड को हम डेफिनेशन के वाइज लिखें तो अनबाउंडेड सीक्वेंस में एनी सीक्वेंस एक्सएन, सिंपल सा एक शब्द, विच इज नॉट बाउंडेड, ठीक, विच इज नॉट बाउंडेड, यानी जो बाउंडेड ना हो। अब यार जो बाउंडेड नहीं है तो वो अनबाउंडेड ही तो हुआ ना, तो अनबाउंडेड हुआ। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। देखो बेटा एग्जाम्पल जैसे, वैसे तो बहुत है, -1 इंटू n हम फिलहाल लिख लेते हैं। देखिए ओपन किया -1, 2 रखेंगे +2, 3 रखेंगे -3, 4 डॉट डॉट। आप देखिएगा इसकी लोअर वैल्यू, जितने भी ऑड नंबर आप टर्म्स रखते जाएंगे आप ऑड वैल्यूज में, वो लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, -1 -3 -5 -7 डॉट डॉट। और जब आप इवन वैल्यू रखते जाएंगे, मीन्स 2 4 6 मैनी मोर, ठीक, तो आप लगातार वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। इसका मतलब ना तो इसकी लोअर बाउंड्री का कोई अता पता है और ना ही कहीं पे अपर बाउंड्री का पता है। क्लियर। देख लीजिएगा, ये ना तो अब एबव बाउंडेड है और ना ही लोअर बाउंडेड है, कहने का मतलब ना इसका सुप्रीमम है और ना ही इसका इन्फीमम है, ठीक। तो ये हमारा कैसा है, इज अनबाउंडेड। क्लियर है कि नहीं, ठीक, ये है अनबाउंडेड। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एक आध एग्जाम में पूछा गया है कि रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट इज द रेंज, ठीक। तो बेटा रेंज ऑफ सीक्वेंस भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस, मैंने आपको बताया कि रेंज का मतलब है जहाँ से जहाँ तक सीक्वेंस फैला हुआ हो, यानी हम उसको ये डिफाइन कर सकें कि यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा है, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो अब जैसे हमने भी तमाम सीक्वेंस आपको बताया, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, या जैसा भी है, अपर है, लोअर है, ठीक। तो हर एक की एक सीमा होती है।
तो यहाँ से रेंज ऑफ सीक्वेंस को सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हमारी उसकी रेंज होगी। पहले आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। सपोज दैट अभी अभी हम लोगों ने लिखा था -1⁻n, इसका मतलब हुआ -1 +1 -1 डॉट डॉट ये। आप देखिए इसकी सुप्रीमम यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। और अगर इन्फीमम की बात करें तो इसका इन्फीमम वैल्यू बेटा कितनी होगी, -1 होगी। अगर इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो होगी वो हमारी 1 -1 यानी कितनी आएगी, 2 आएगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। और देखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी आपने n लिखा था, n को जब हमने ओपन किया 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n तक, आप देखें इसकी मिनिमम वैल्यू यानी इन्फीमम का तो पता है, इन्फीमम 1 है। सुप्रीमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, इन्फिनिटी, पता नहीं। ठीक। तो यहाँ से जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज होगी इसकी इन्फिनिटी -1। कहने का मतलब हमारा इन्फिनिटी होगा यानी इसकी रेंज इन्फिनिटी। तो रेंज बेटा फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ये क्लियर। ठीक। तो अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि फाइनाइट ही हो या इनफाइनाइट ही हो, ये अदरवाइज वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक। चलिए एक और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, ये हम लोगों का पहला कंप्लीट होता है पोर्शन। तमाम क्वेश्चंस हैं, आप लोग कुछ अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो। इसके बाद इसमें एक मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ द मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो भाई देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होता है वो सिंपली मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक हमारे 4 टाइप के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक। ठीक। मोनोटोनिक सीक्वेंस हम लोगों ने 11th-12th में मोनोटोनिक फंक्शन पढ़े होंगे। एक्चुअली में सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, जब फंक्शन वो होता है तो सारी प्रॉपर्टी भी वही होती है। यहाँ बस रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा है, बाकी सब कुछ वही है। मोनोटोनिक में सबसे पहला होता है हमारा इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, तो ये लिखेंगे कि ऐसे शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं कि फॉर एनी सीक्वेंस xn इफ xn + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू xn, यानी सीक्वेंस का हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से या तो बड़ा हो या उसके इक्वल हो। सिंपल से सीधे शब्दों में समझे आप कि नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल n की वैल्यू आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं कि ग्राफिकली में ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस बढ़ रहा हो लेकिन वो स्टेप वाइज यानी रुक रुक के बढ़ रहा हो। ठीक। कुछ जगह उनकी वैल्यू क्या हो, सेम भी हो। जैसे देखिएगा ओवरऑल इंक्रीजिंग है लेकिन हमारा ये कुछ वैल्यू जो है इसके बीच में x1 से लेकर xn के बीच में कुछ जगह इक्वल भी है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में बेटा देखिए जैसे मान लीजिएगा फैक्टोरियल n-1, बहुत अच्छा एग्जाम्पल 1 रखेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 0 होता है
सॉरी फैक्टोरियल 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 आएगा, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। आप 2 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 3 रखेंगे 2 आएगा, 4 रखने से फैक्टोरियल 3 6 आएगा। ओवरऑल देखिए इंक्रीज हुआ, लेकिन कैसे है, दो जगह वैल्यू सेम आई है ना, रुक रुक के वैल्यू बढ़ी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है ना, लेकिन लगातार इंक्रीजिंग नहीं है, रुक रुक के इंक्रीजिंग है। और भी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट n, ठीक। आप जानते हैं ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी में 1 रखेंगे, तो 1 रखने से ग्रेटेस्ट 1 का मान 1 होता है। 2 रखेंगे तो √2, अब √2 का मान 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन ग्रेटेस्ट में 1 पॉइंट समथिंग तो 1 ही होता है ना। 3 रखेंगे तब भी इसका मान भी 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 ही रहेगा। 4 रखने से ये क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 4 रखने से √4 का मान 2 और ग्रेटेस्ट 2 का मान 2 होता है। 3 रखने से बेटा 5 रखने से भी 2, 6 रखने से भी 2, 7 रखने से भी 2, 8 रखने से भी 2, 9 रखने से जाके 3 आएगा। देखिएगा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, लगातार देखें इंक्रीज है, लेकिन ऐसे इंक्रीज नहीं है, रुक रुक के इंक्रीज है ना, कुछ वैल्यू सेम, फिर कुछ वैल्यू सेम, फिर कुछ वैल्यू सेम। इसका मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग है बट नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक। सेकेंड नंबर इसी का ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें तो इसके भी शब्दों में थोड़ा सा यही लिखेंगे कि फॉर एनी सीक्वेंस xn if xn plus 1 is greater than xn for all n belongs to कैपिटल N। बहुत सिंपल से शब्द कि हर सीक्वेंस का हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से हर हाल में बड़ा ही होगा, इक्वल भी नहीं होगा, असिंपल सी बात, इसीलिए स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दिया गया। ग्राफिकली अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करें तो आप देखिएगा बेटा ये ऐसे लगातार इंक्रीज होगा, यानी हर अगला टर्म अपने प्रीवियस टर्म से सिर्फ और सिर्फ बड़ा होगा। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं, जैसे n², देखो बेटा 1 4 9 है ना, फैक्टोरियल है 1 2 6 एवं लगातार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रिक्टली सीक्वेंस है ना। देखिए भाई सभी लोग कोशिश करिएगा जो आपके और तमाम साथी हैं उन तक भी वीडियो पहुंचाते रहें, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक। और बेल आइकॉन जो उसमें होता है दबा दें, जो समय समय पे हम आपको वीडियो देते रहें तो वो आपको पता चलता रहे और उससे जानकारी होती रहे, और आपके तमाम और भी जो साथी हैं फ्रेंड हैं उनको भी जानकारी हो सके। तो इसके लिए भाई सब्सक्राइब करते रहें, थोड़ा सा इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक, तो बेहतर होगा। इसके बाद देखो बेटा इसका जो थर्ड हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो थर्ड नंबर पे भाई हम लोगों का आता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग, ठीक, बात एक ही है। इसके भी शब्द वही हैं कि फॉर एनी सीक्वेंस xn इफ xn plus 1 less than or equal to xn for all n belongs to कैपिटल N। यानी हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा इक्वल होगा, जस्ट उसका अपोजिट है जो फर्स्ट वाला था, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है ना। तो इसका अगर ग्राफ हम लोग अगर देखें तो भाई ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे मान लीजिएगा ये आपका, ठीक, ऐसे बना लिया, ठीक, देखिएगा वैल्यू घट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जगह सेम भी है। अगर x1 और ये xn का है एग्जाम्पल, यार वही उसी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल की बात करें तो हमें यही माइनस का फैक्टोरियल n-1 अभी आपको हमने डिफाइन किया था, तो बेटा -1 -2 है ना, और माइनस का 6 ऐसे आपका ये डिक्रीजिंग है। देखिए वैल्यू रुक रुक के घट रही है। इसी तरीके से एक और लास्ट है हम लोगों का
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसके भी शब्द वही है कि फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन, इफ एक्स एन प्लस वन लेस देन एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसके अगर ग्राफ देखें तो सिंपल सी बात है, ये एक्स है, ये वाई है, ये लगातार डिक्रीज होगा, यानी वैल्यू हमारी ओवरऑल सिर्फ घटती रहेगी। हर अगला टर्म अपने पिछले वाले टर्म से सिर्फ छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक, और लगातार कम होगा। इसका एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे 1/n, आप देखें 1, 1/2, 1/3 ओवरऑल, है ना। और भी है, -n कह दो, -1, -2, -3, ऐसे अप टू तमाम एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक, तो भाई देखिए आज हम लोग इतना ही सेक्शन कंप्लीट करते हैं। ये हम लोगों का बेसिक आइडिया ऑफ सीक्वेंस के बारे में हो गया। अब इसमें हम लोग आगे नेक्स्ट, यानी जो हमारी अगली क्लास होगी, हम आपको वीडियो डालेंगे। इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी अगर इसमें प्रेस कर सकें तो उससे आपको पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट वीडियो कब डाला है, तो आपको जानकारी होती रहेगी। तो लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक, जो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी बहुत, और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चले आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए, अगर इतने की बात करें जितना सेक्शन आज हम लोगों ने पढ़ा है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट। इसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसके पढ़ेंगे कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, डाइवर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट का ही पार्ट है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, सॉरी यहाँ पे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। और इसके बाद फिर इसी में कुछ थ्योरम्स हैं, यूनिकनेस थ्योरम है। इसके बाद काउची सीक्वेंस के बारे में डिफाइन करेंगे, सब सीक्वेंस वगैरह पढ़ेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन उनमें से बनते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक पे जाएंगे जब, तो फिर हम लोग सीरीज़ में एंट्री करेंगे। ठीक, यानी इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके भाई, थैंक यू।